हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं MHI 102 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करूंगी जो कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आंसर्स को मैं एकदम ईजी वे में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी या इंग्लिश, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे पास आपके MHI 102 के नोट्स प्लस इसका जो गेस्ट पेपर है वो अवेलेबल है। तो अगर आप इसके नोट्स एंड गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर के जो PDFs हैं उनको परचेज करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो गाइज, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है यूरोप के अंदर जब रेनेसा का बर्थ होता है। तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हम देखते हैं भाई कि जो आपके शहर थे वो ख़त्म हो रहे थे यूरोप के अंदर, लेकिन फिर दोबारा से पुनर्जागरण होता है। तो द रेनेसा वॉज अ पीरियड ऑफ न्यू लर्निंग एंड क्रिएटिविटी इन यूरोप 14 से लेके 16 सेंचुरी तक। तो मैं जो ये जो वर्ड बोला मैंने, ख़त्म हो रहा था, क्या ख़त्म हो रहा था? जो प्राचीन जो रोमन कल्चर था, ठीक है, प्राचीन रोमन कल्चर था उसका पूरा पतन हो चुका था। लेकिन फिर हम 14th एंड 16 सेंचुरी के आसपास क्या देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पे वापस से पुनर्जागरण शुरू होता है। एक बार इसको समझेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बुक से भी आप मैच कर सकते हो। यूनिट नंबर 1 से ही है ये क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 1 से इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक ये वाला और दूसरा भी रेनेसा से ही रिलेटेड है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 1 यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। ओके, so Renaissance was a period of new learning and creativity in Europe. It marked a shift from the religious and rigid medieval era to a time where people focused on human life, knowledge and scientific thinking. सो बेसिकली मेडाइवल पीरियड में क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो लोग हैं उनको इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था और वो रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे रेनेसा के टाइम पीरियड में क्या होगा कि अब जो मनुष्य है वो थोड़ा सा अलग ज्ञान अर्जित करेगा, ठीक है, वो अलग नॉलेज को लेंगे, थोड़ा साइंटिफिक हो जाएंगे, थोड़ा रैशनल हो जाएंगे। ऐसा हम इसमें देखते हैं रेनेसा के टाइम पीरियड में। अब भाई क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे या कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स आप बताओगे इसके अंदर जिसकी वजह से रेनेसा का डेवलपमेंट संभव हो पाया। ठीक है, सो द रेनेसा वॉज अ पीरियड, ये तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे कि इसका ये जो विचार है इसका आविष्कार किसने करा, ये विचार आखिर आया कहाँ से। तो स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम फेल्ट दैट यूरोप वॉज रीडिस्कवरिंग द एंशिएंट आइडियाज ऑफ ग्रीस एंड रोम. This belief that a rebirth was happening encouraged people to question old belief and learn new things. तो जितने भी उनके ओल्ड बिलीव्स थे, ठीक है, जो भी पुराने उनके विश्वास थे, उन सभी को उन्होंने रिजेक्ट किया और अब यहाँ पे जो लोग हैं वो नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही तत्पर थे। एक शब्द आता है गाइस, एक शब्द आपने पढ़ा होगा, रेनेसा मैन। रेनेसा मैन कौन व्यक्ति होता था? वो व्यक्ति जो एक स्कॉलर भी है, एक साइंटिस्ट भी है, एक एस्ट्रोलॉजर भी है, एक पेंटर भी है, एक स्कल्प्टर भी है, मतलब कि अ पर्सन विद ग्रेट स्किल्स, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्किल्स हैं, ठीक है, बहुत सारा उसमें ज्ञान है। तो रेनेसा पीरियड में भी हमें रेनेसा मैन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो जो एक रिजिड जो रोमन एम्पायर में जो 3 ऑर्डर्स वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने इंडिया में भी देखा था कि हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे, तो ऐसे ही यूरोप में जो 3 ऑर्डर्स हुआ करते थे ना, और स्लेव्स भी हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं और चीज़ें अब क्या हो रही हैं, नई हो रही हैं। इन शॉर्ट, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। आखिर रेनेसा क्यों आया है? क्योंकि रोमन एम्पायर में जो भी रिजिड चीज़ें थी, जो लोगों को अब पसंद नहीं थी और वो लोगों को रैशनल नहीं लगती थी और ह्यूमनिस्टिक लोगों को नहीं लगती थी, तो वो उन्होंने बदलने की कोशिश करी और यहीं से इस विचार का आविष्कार होता है। सबसे पहले इसका विकास हम इटली में ही देखते हैं। तो इटली जो है, शुरुआत वहाँ से ही होती है रेनेसा की। उसके पीछे के कारण भी ये हैं, देखो भाई, व्यापार वहाँ पे काफ़ी था, वहाँ पे मर्चेंट फैमिलीज़ रहा करती थी
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो 3 सिटीज़ थी, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान, ठीक है, ये सिटीज़ आपके ऐसे सेंटर्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। फ्लोरेंस एंड वेनिस तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं उस टाइम पे, एंड ग्रीक स्कॉलर्स का भी अराइवल होता है और कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो जाता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं। इटली से शुरुआत हो रही है दोस्तों जागरण की, जिससे कि नई सोच और नई कला का जो केंद्र है वो हमारा इटली, उनका इटली बन जाता है। हमारा तो भारत ही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉयर्स और जो नोटरीज हैं उनका क्या रोल था। तो सिटी और ट्रेड जब बढ़ता है तो देखो कहीं पे भी व्यापार होगा तो लॉयर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और भाई अब वो क्या कर रहे हैं, वो रोमन टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और क्लासिकल नॉलेज को एक नए तरीके से भी रिवाइव कर रहे हैं। ओके, तो बढ़ते शहरों और व्यापार ने वकील, नोटरी और प्रशासकों जैसे नए पेशेवर वर्गों को जन्म दिया। वे रोमन ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जिससे प्राचीन ज्ञान में नई रुचि पैदा हुई। फिर गाइस वो लोग मानवतावाद को भी बढ़ावा देते थे। तो ह्यूमनिज्म जो फोकस करता है व्यक्ति पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो इंडिविजुअलिज्म बहुत आ गया था। पहले ऐसा था कि भाई रोमन एम्पायर के टाइम पे, 3 ऑर्डर्स के टाइम पे मोस्टली हम क्या देखा करते थे कि जो व्यक्ति है ना वो चर्च के अंडर हुआ करता था, चर्च की बात माना करता था। बट अब मानवतावाद में क्या होने लगा, लोग अपनी खुद की जो एबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने लग गए। इट एनकरेज द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, मॉरल वैल्यूज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकर्स लाइक पेट्रार्क एंड एरास्मस प्लेड अ मेजर रोल। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पेट्रार्क एंड एरास्मस, ये थिंकर्स हैं जो कि मानवतावाद के ही आपके थिंकर्स हैं। नई शिक्षा की शुरुआत होती है, ग्रामर, हिस्ट्री एंड पोइट्री ये सब लोग पढ़ते हैं, जिससे जो नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी बनते हैं, थॉटफुल यानी कि जो सोचने समझने की जिनमें काफ़ी शक्ति होती है, और वो वेल एजुकेटेड भी बनते हैं। फिर हम प्रिंट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कि वो एक ऐसा समय था कि जिस समय गुटेनबर्ग ने ना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया था। आप बताओ इससे क्या होगा, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाएगा तो नई नई किताबें, पैम्पलेट, मैगजीन्स सब छपने लगेगा। भारी मात्रा में छपेगा जब, तो वो लंबी दूरी तक लोगों तक जाएगा, तो यहाँ से भी लोगों का पुनर्जागरण होगा। तो गुटेनबर्ग की मुद्रण मशीन ने पुस्तकों को सस्ता और आसानी से उपलब्ध बना दिया। ज्ञान तेजी से फैलने लगा और शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण कमजोर हुआ। ठीक है, तो चर्च यहाँ पे क्या है, चर्च का जो नियंत्रण है उसे कमज़ोर करने की बात की गई है। नए नए लोगों को अवसर अब मिलने लगे हैं, अब चीज़ें थोड़ी सी सेक्युलर हो गई हैं, आर्ट एंड लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ना कि रिलीजन को। आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो ह्यूमन के इमोशंस पे अब वो फोकस करने लगे थे। सो फाइनली इन द कंक्लूजन आप क्या बताएंगे गाइस, दैट रेनेसा वाज द रिजल्ट ऑफ मैनी कनेक्टेड चेंजेस। देयर वर मैनी चेंजेस इन इटली, जिसकी वजह से रेनेसा आया था। इटली के अंदर प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमनिज्म, न्यू एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स ऑल टुगेदर हम देखते हैं कि मॉडर्न आज के समय में जो साइंस है, आर्ट है, उसके द्वार वहाँ पे खोले गए थे। यूरोप से ही शुरुआत रेनेसा की हुई थी, पुनर्जागरण की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनेसा, कि रेनेसा क्या है और इटली में रेनेसा आखिर आया क्यों था। आई होप कि अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप काफ़ी इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम आने वाली जो एग्ज़ाम से पहले 1 और 2 डेज़ पहले मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी, वहाँ पर भी आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास आए तो आपको उसका लिंक बहुत जल्दी मिल सके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करो। मैं सारी वीडियोस में ना बोलना भूल जाती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लिंक पे जाओ व्हाट्सएप चैनल के, उसको ज्वाइन कर लो। जैसे ही न्यू वीडियो आएगी या इग्नू से जुड़ा हुआ कोई भी न्यू अपडेट आएगा भाई, कि कब एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हो गए, एडमिट कार्ड कब आएगा, ऐसे जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रेनेसा क्रिएटेड द न्यू व्यू ऑफ मैन एज अ फ्री रैशनल एजेंट। देखो भाई, अब उस समय स्लेवरी कल्चर बहुत था, है ना, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और अब एक जो व्यक्ति है उसको एक तर्क संगत माना जाने लगा है, कि मतलब वो खुद भी उसमें बहुत ज्ञान है। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, कि पुनर्जागरण ने मनुष्य को एक स्वतंत्र तर्क संगतकर्ता के रूप में देखने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है।
सो द रेनेसा मार्क द शिफ्ट इन हाउ यूरोपियन अंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग। तो रेनेसा पीरियड में हम क्या देखते हैं कि कैसे जो यूरोपियंस हैं वो ह्यूमन बींग्स को समझना, उनका जो एक ह्यूमंस को समझने का दृष्टिकोण है वो बदल गया है। अर्लियर ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड ह्यूमन लाइफ वॉज सीन मेनली थ्रू अ रिलीजियस लेंस। ठीक है भाई, धर्म का चश्मा लगाकर ही ह्यूमन को देखा जाता था एंड लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो चर्च को ऑबे करें, उनके जो भी सोशल रोल है समाज में वो उनको पूरा करें, और उन्हें लगता था कि सारी जो नॉलेज है वो एक डिवाइन अथॉरिटी से आती है। ठीक है, ईश्वर की इच्छा है हर एक चीज़। तो पुनर्जागरण ने इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाया है। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कैसे पुनर्जागरण ने एक नया व्यू वो लेकर आया, उसको हम समझेंगे। तो ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअल डिग्निटी क्या है। रेनेसा में मैंने आपको ह्यूमनिज्म बताया ही था। तो ह्यूमनिज्म क्या कहता है, ह्यूमनिज्म कहता है कि एज अ ह्यूमन आप में बहुत वर्थ है, यू हैव डिग्निटी एंड आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप खुद के निर्णय खुद से ले सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल टू शेप हिज ओन लाइफ। तो मानवतावाद ने सिखाया कि हर व्यक्ति में मूल्य, गरिमा और अपने जीवन को गढ़ने की क्षमता होती है। मानवतावादी विचारकों ने कहा कि मनुष्य केवल भाग्य या चर्च के आदेशों पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, व्यक्ति में सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता होती है, खुद से ही होती है, उसको चर्च की इतनी आवश्यकता नहीं है छोटी छोटी चीज़ों में। रेनेसा थिंकर्स ने एनकरेज करा रीजन का यूज़। पीपल वर अर्ज्ड टू क्वेश्चन ओल्ड आइडियाज, स्टडी नेचर एंड रीड क्लासिकल टेक्स्ट। तो लोगों ने क्या उस टाइम पे शुरुआत करी, लोगों ने जो पुराने आइडियाज़ हैं उन पे सवाल उठाना शुरू करा, नेचर के बारे में पढ़ना शुरू करा, क्लासिकल टेक्स्ट को लॉजिकली मतलब समझने की भी। जैसे आज अब हम देखते हैं ना, इंडिया में भी अब जो आपके पुराने उपनिषद हो गए ये सब लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और उसको एक गुड वे में वो पढ़ रहे हैं, लॉजिकल वे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी हो रहा था कि उन्होंने अपने क्लासिकल टेक्स्ट को एक लॉजिकल वे में पढ़ना शुरू किया था। दिस क्रिएटेड अ व्यू ऑफ ह्यूमंस एज रैशनल डिसीजन मेकर। तो यहाँ पे अब जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसको एक तर्क संगत न्यायकर्ता के रूप में भी देखा जाने लगा था। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, जैसे जो आपके ये थे पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाया। और साइंटिफिक थिंकर्स थे, कॉपरनिकस रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कॉपरनिकस ने धरती के बारे में बताया कि भाई धरती और प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स कैसे सन के चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो साइंटिफिक विकास है, ठीक है, साइंटिफिक विकास भी उस टाइम पे हमें देखने के लिए मिल रहा था। एंड सेक्युलर आउटलुक की बात करें तो रेनेसा ने जो चर्च का एब्सोल्यूट कंट्रोल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि चर्च का जो कंट्रोल है ना वो गाइस अब ख़त्म हो रहा था और जो व्यक्ति है वो खुद की ओन, अपना खुद का वो मालिक अब बन चुका था। ठीक है, पुनर्जागरण ने ज्ञान पर चर्च के पूर्ण नियंत्रण को कमज़ोर किया। इससे लोगों को सांसारिक जीवन, सुख, प्रगति और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर मिला। इससे मनुष्य को एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में देखने की धारणा भी मजबूत हुई। ये इम्पॉर्टेंट है कि अब जो व्यक्ति है वो एक फ्री ह्यूमन है। ठीक है, वो चर्च के अंडर नहीं है, वो कोई स्लेव नहीं है। फाइनली कंक्लूजन में बस आप बताएंगे कि रेनेसा ने रिप्लेस कर दिया था ह्यूमन का वो व्यू जिसमें ह्यूमन को पैसिव समझा जाता था और ह्यूमन के ऊपर रिलीजियस अथॉरिटी हुआ करती थी। अब जो ह्यूमन है वो फ्री हो गया है, रैशनल हो गया है, वो क्रिएटिव है और खुद की डेस्टिनी खुद से वो लिखेगा। मनुष्य की एक नई छवि जो है वो उभर कर आ रही है, मध्यकाल की सोच में बदलाव हो रहा है। दोनों क्वेश्चन गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ये आपके यूनिट नंबर 1 के ही क्वेश्चंस हैं। आने वाले टाइम में मैं और भी न्यू वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। साथ ही साथ मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए मैराथन सेशंस, जिसके अंदर मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करूँगी। काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहा करेगा और वो भी लाइव। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपको दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए।